24 से पहले सबसे बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जहां मोदी की पार्टी 0 पर है और राहुल की पार्टी टॉप पर है, वहीं से इस उलटफेर की शुरुआत हो सकती है। एक दिन पहले ममता बनर्जी और नीतीश कुमार मिले तो नरेंद्र मोदी को हीरो से 0 पर आने की बात हुई। नरेंद्र मोदी ने आज दिन की शुरुआत ही उस जगह से की जहां मोदी 0 पर हैं और राहुल गांधी हीरो हैं। वहीं आज एक ऐसा पॉलिटिकल इशारा मिला कि मोदी 0 से हीरो बन सकते हैं और राहुल हीरो से 0। मोदी की पार्टी बार बार कहती है 300 प्लस। 300 प्लस का मतलब 40-50 सीटें एक्स्ट्रा। बीजेपी हिंदी बेल्ट में बेस्ट फॉर्म में रहती है, तो एक्स्ट्रा सीटें कहां से आएंगी? मोदी ने पिछले 24 घंटों में जहां जहां ताकत लगाई और जहां राहुल के लिए नई आफत आने वाली है, वो ग्राउंड क्या है और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, देखिए। नरेंद्र मोदी जहां 0 हैं, वहां भी नरेंद्र मोदी हीरो हैं। जहां मोदी की पार्टी का एक भी सांसद नहीं, जहां मोदी की पार्टी का एक भी विधायक नहीं, मोदी वहां जा रहे हैं जहां मोदी की पार्टी के लिए अभी कुछ भी नहीं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे गोवा हो, जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रवैये को देखा है, वो किसी भी मंत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने करके दिखाया है, जो गोवा लगातार कर रहा है, वो आने वाले दिनों में केरला भी करके रहने वाला है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी यहां सिर्फ 29 सीटें हैं। 22% का स्ट्राइक रेट मोदी के अपने स्टैंडर्ड से भी मैच नहीं करता। उत्तर में भगवा मजबूत है, पश्चिम में भगवा को कोई चैलेंज नहीं है। पूर्वोत्तर तक में बीजेपी ने अपनी पैठ बना ली है, लेकिन दक्षिणी द्वार में घुसते ही मोदी का रथ डगमगाने लगता है। क्या इस बार मोदी हालात बदल देंगे? क्या 24 में दक्षिण के दुर्ग पर भगवा झंडा लहराया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने 24 घंटे दक्षिण में बिताए। मोदी केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में, अमित शाह ने तेलंगाना के चेवेल्ला और कर्नाटक के बागलकोट में रैली, और जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में प्रचार किया। वोट कर्नाटक में पड़ने वाले हैं, अगला नंबर तेलंगाना का है, लेकिन मोदी केरल जा रहे हैं। मोदी के सियासी दुश्मन मजाक उड़ा रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक हारने वाली है, इसीलिए मोदी ने वहां से दूरी बना ली। मगर प्रधानमंत्री का प्लान क्या है? पिछले 50 साल से जिस राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, क्या मोदी वहां भगवा पार्टी के लिए स्पेस बना देंगे? क्या शुरुआत तिरुवनंतपुरम से होगी? केरल की पॉलिटिक्स को डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले आपको कर्नाटक लेकर चलते हैं। राहुल गांधी एक नया फॉर्मूला लेकर कर्नाटक पहुंचे थे। अमित शाह ने उसे पंक्चर कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत, वोकलिगा, एससी और एसटी का कम कर देंगे। ऐसा करना चाहिए भाई? जरा बोलो, करना चाहिए? करना चाहिए? आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम भी नहीं है।
4% मुस्लिम रिजर्वेशन से कांग्रेस ने 13% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की सोची थी। उसी 4% आरक्षण को खत्म करके बीजेपी 55% वोट बैंक को साध रही है। 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा कर्नाटक में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। अमित शाह जिस भी रैली में जाते हैं इसी की चर्चा करते हैं। कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार, तो कांग्रेस पार्टी वाले हैं ना, वो रिवर्स गियर में ही गाड़ी चलाते हैं। भाजपा वाले जो विकास कर कर जाते हैं, कांग्रेस वाले रिवर्स गियर कर कर वहीं के वहीं ला देते। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के आधार पर वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसल कर लिंगायत, भोकलिगा, तलवारा परिवार और दलित समाज सबके आरक्षण में बढ़ोतरी की बढ़ाया। राहुल गांधी ने सोचा था कि जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% वाली सीलिंग खत्म कराने का वादा करके वो पिछड़ों को खुश कर देंगे, लेकिन राहुल का होमवर्क कमजोर रह गया। अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खेलकर राहुल का गेम बिगाड़ दिया। अब अमित शाह के कैलकुलेशन का अंकगणित समझ लिया। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 17% लिंगायत वोटर हैं। कर्नाटक के 8 मुख्यमंत्री इसी लिंगायत समुदाय से हुए हैं। राज्य की 100 विधानसभा सीटों और लोकसभा की 14 सीटों पर इनका दबदबा है। 14% वोक्कालिगा वोटर ओल्ड मैसूरू रीजन में डिसाइडिंग फैक्टर है। कर्नाटक के 7 पूर्व मुख्यमंत्री वोक्कालिगा समुदाय के हुए। वोक्कालिगा यानी खेती और लोकसभा की 10 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। कर्नाटक के 17% दलित वोटर पूरे राज्य में फैले हुए हैं। इनके लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में 40% दलित वोट बीजेपी को मिले थे और 37% दलित वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। कर्नाटक आदिवासी आबादी करीब आदिवासी की 2018 के चुनाव में 44% आदिवासी वोट बीजेपी को और 29% आदिवासी वोट कांग्रेस को मिले थे। मुसलमानों को 4% मुस्लिम आरक्षण ओबीसी खत्म करने से ओबीसी की दोनों प्रमुख जाति लिंगायत और वोक्कालिगा को सीधा फायदा होगा। अमित शाह यही बात कर्नाटक के लोगों को समझा रहे हैं, बार बार घुट्टी बनाकर पिला रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मोदी की पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बहुत सोच समझकर उठाया है। ये एक मुद्दा ऐसा है जिससे दक्षिण के 5 राज्य कनेक्ट होते हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है और यह आरक्षण ओबीसी कोटे से काट कर दिया जाता है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण था जिसे कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी ने खत्म कर दिया। तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण है, केसीआर इसे 12। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलता है। केरल में यह आरक्षण 8 से 10% है।
प्रोफेशनल कोर्सेज में 8% और सरकारी नौकरियों में 10%। तमिलनाडु की सरकार मुसलमानों को 3.5% आरक्षण देती है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का प्रयोग सक्सेसफुल रहा तो इसे साउथ के दूसरे राज्यों में रिपीट किया जाएगा। कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण के किसी और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। वहां बीजेपी इस फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकती, लेकिन इसका जिक्र जरूर करेगी। केरल ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यक आबादी 50% है। ईसाई और मुसलमान बहुल केरल में आरएसएस का मजबूत कैडर है। लड़ने के लिए वहां लेफ्ट जैसा वैचारिक प्रतिद्वंदी भी है, लेकिन केरल में अब तक कमल नहीं खिला है। बीजेपी को लगता है कि मोदी 24 में यहां भी कमल खिला देंगे। केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता मोदी से दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन शशि थरूर इन दिनों मोदी की जमकर तारीफ करते हैं। मोदी ने जब से तिरुवनंतपुरम में वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया है, थरूर गदगद हैं। कयास लग रहे हैं कि केरल विजयन की विचारधारा अलग है, अलग ही रहेगी। ये कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन केरल में राहुल गांधी से दोनों को दिक्कत है। लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा केरल में है। 2019 में कांग्रेस ने यहां की 20 सीटों में से 15 सीटें जीत ली। 3 सीटें यूडीएफ पार्टनर्स को चली गई थी और एलडीएफ यानी लेफ्ट अलायंस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लगातार के मुख्यमंत्री ने पिनराई विजयन का इक्वेशन दिल्ली में सीताराम येचुरी के इक्वेशन से बिल्कुल अलग है। येचुरी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं, मगर विजयन यही चाहेंगे कि केरल से कांग्रेस खत्म हो जाए। है कि मोदी जब नॉर्थ ईस्ट और गोवा में कमल खिला सकते हैं, तो आज नहीं तो कल केरल में भी कमल खिल सकता है। तेलंगाना बीजेपी का अगला स्टॉपेज है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां से बीजेपी का सांसद चुनकर आता है। 19 में तेलंगाना से बीजेपी के 4 सांसद चुने गए। 24 में यहां बीजेपी डबल डिजिट में आना चाहती है। केसीआर अपनी पार्टी टीआरएस को बीआरएस बनाने के बाद ऑल इंडिया एम्बिशन पर निकल चुके हैं। मोदी को घर में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। केसीआर अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं, पटना जाकर वो नीतीश से मिल चुके हैं, चेन्नई में वो स्टालिन से मुलाकात कर चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी से केसीआर का पुराना अलायंस है। एक हाथ में हिंदू वोट, दूसरे हाथ में मुस्लिम वोट। केसीआर धर्म में बैलेंस और मोदी विरोधी पार्टियों का अलायंस बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। मोदी की पार्टी उनकी सीएम वाली कुर्सी भी हिला रही है। 2014 में बीजेपी और टीडीपी का गठजोड़ था। उस साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर लड़ी, वहां उसे 19% वोट मिले, मगर 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 23% हो गया। 2018 का तेलंगाना विधानसभा चुनाव बीजेपी अकेली लड़ी, उसे सिर्फ 7% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 19% हो गया।
विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोटों का अंतर शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी का वोट बैंक है। तेलंगाना की जमीन बीजेपी के लिए इसलिए भी उपजाऊ है क्योंकि यहां ओवैसी का फैक्टर है। केसीआर सरकार का मुस्लिम तुष्टीकरण, ओवैसी ब्रदर्स के भड़काऊ बोल और नरेंद्र मोदी की पर्सनल अपील, तेलंगाना में अगर ये चल गया तो कमल खिल सकता है। मोदी की पार्टी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पैठ बढ़ा रही है। जगन मोहन रेड्डी ने मोदी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं पाली है और स्टालिन भी पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलते हैं। बीजेपी यहां भी बढ़ना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्रियों पर उस तरह के अटैक नहीं होते जैसा तेलंगाना में दिखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।